अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ लैक्रामल सिस्टम और आज हम बात करेंगे डिजीज़ की, मोर स्पेसिफिकली डिजीज़ ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। अच्छा जी, डिजीज़ ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम जो है आपके पास वो हैं दो तरह की, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन या डेक्रोसिस्टाइटिस। डेक्रोसिस्टाइटिस से मुराद है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक। अब ये लैक्रिमल सैक क्या होता है, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट क्या होती है, ये हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन दो तरह की होती है, कंजेनाइटल यानी कि बाय बर्थ या फिर एक्वायर्ड, और डेक्रोसिस्टाइटिस भी दो तरह की होता है, एक्यूट और क्रोनिक। इन तमाम को हम एक एक करके बारी बारी पढ़ेंगे। कंजेनाइटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन शुरू करते हैं, जिसमें सबसे जो पहली चीज़, इसको हम हेडिंग वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़नी है इसकी एटियोलॉजी। एटियोलॉजी से मुराद होता है कॉजेस। तो इसका जो मेन कॉज है वो है नॉन कैनालाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन एट द लोअर एंड ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। अब इससे क्या मुराद है मैं समझाती हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आपका जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट है उसके फर्स्ट 12 मिलीमीटर जो है वो बोनी कैनाल के विद इन लाई करते हैं, और जो रेस्ट 6 मिलीमीटर है वो लाई करते हैं विद इन द मेम्ब्रेन ऑफ लेटरल वॉल ऑफ नोज। ऐसा ही है। अब होता ये है कि बर्थ पर जो लास्ट के 6 मिलीमीटर हैं जो कि विद इन द मेम्ब्रेन लाई करते हैं ना, ये फ्रिक्वेंटली नॉन कैनालाइज्ड होते हैं और फिर स्पॉन्टेनियसली ये पेटेंट हो जाते हैं, यानी कि कैनालाइजेशन हो जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर बर्थ। ये नॉर्मली होता है, लेकिन अगर फेलियर हो जाए कि ये पेटेंट ना हो या इनकी कैनालाइजेशन ना हो तो फिर कंडीशन रिजल्ट करेगी कंजेनाइटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की। तभी जो है वो नॉन कैनालाइजेशन एटियोलॉजी है कंजेनाइटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की। उसके अलावा जो दूसरा कॉज है, दूसरी एटियोलॉजी है कंजेनाइटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की, वो है मेल डेवलपमेंट ऑफ पंक्टम एंड कैनालिकुलाई। जाहिर है ये दोनों भी ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा हैं, तो इन दोनों की भी अगर डेवलपमेंट सही तरह नहीं हो रही तो रिजल्ट होगा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। अब आते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स, ये दूसरी हेडिंग है जो हमें पढ़नी है कंजेनाइटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि ये होता है 5% ऑफ फुल टर्म न्यूबॉर्न्स, यानी कि जितने न्यूबॉर्न्स हैं उनमें 5% में ये मिलेगी ऑब्स्ट्रक्शन। उसके बाद या तो ये यूनिलैटरल होता है या ये बायलैटरल होता है, लेकिन बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट्स ज़्यादा कॉमन हैं, यानी कि दोनों आँखों की इन्वॉल्वमेंट्स ज़्यादा कॉमन हैं। अब आते हैं इसके सिम्टम्स क्या मिलेंगे हमें। अच्छा, सिम्टम्स के आगे एक चीज़ लिखी हुई है कि मैनिफेस्ट होते हैं बाय द एज ऑफ 3 to 4 वीक्स इन 80 to 90% केसेस। ये क्यों है, 3 से 4 हफ्ते बाद क्यों हमें सिम्टम्स नज़र आते हैं? तो अगर याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में टेयर्स की बात की थी, तो टेयर्स में बताया था कि उनकी सिक्रीशन ही शुरू होती है 3 से 4 हफ्ते बाद। तो शुरू के बर्थ के बाद के 3 से 4 हफ्ते जब टेयर्स की सिक्रीशन ही नहीं हो रही तो ड्रेनेज सिस्टम को कोई काम नहीं करना है और ड्रेनेज सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे। लेकिन 3 से 4 हफ्ते बाद जब टेयर्स की सिक्रीशन शुरू होगी तो फिर ड्रेनेज सिस्टम पे लोड आएगा, उसको काम करना पड़ेगा, और जब नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्टेड होगी तो फिर हमें ये सिम्टम्स नज़र आएंगे। अब सिम्टम्स क्या होंगे? तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है वाटरी आइज। जाहिर है टेयर्स की प्रोडक्शन तो हो रही है लैक्रिमल ग्लैंड से, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन है तो टेयर्स ड्रेन नहीं हो पा रहे, तो इस वजह से वाटरी आइज होंगी। उसके बाद जो दूसरा सिम्टम है वो है स्टिकी म्यूकॉइड और म्यूकोप्यूरलेंट डिस्चार्ज। अच्छा, ये क्यों होता है? और ये जो डिस्चार्ज है ना, ये भी एक्यूमुलेट होता है आईलिड के मार्जिन पे और लैशेस पे मीडियल कैंथस के करीब। तो ऐसा क्यों होता है वो मैं अभी बताती हूँ। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि म्यूकोप्यूरलेंट डिस्चार्ज क्यों बन रहा है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में। तो जब नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्टेड होगी तो टीयर्स की ड्रेनेज तो होगी। टीयर्स की ड्रेनेज कहाँ तक होगी? लेकिन पंक्टा से टीयर्स आएंगे, कैनालिकुलाई में आएंगे, कैनालिकुलाई से लैक्रिमल सैक में आएंगे, लैक्रिमल सैक से नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में भी आएंगे। लेकिन क्योंकि अब इससे आगे रास्ता नहीं है, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है लोअर एंड से, तो इस वजह से वो यहाँ पे आके रुक जाएंगे।
और जब ये आगे जा नहीं सकते तो ये पीछे जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये विद इन द लैक्रिमल सैक टीयर्स की सिक्रीशन जमा होना शुरू हो जाएगी, और सिक्रीशन के जमा होने से एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट मिल जाएगा बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। और जब बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो फिर प्रोडक्शन होगी म्यूकोप्यूरिलन डिस्चार्ज की, और जो ये म्यूकोप्यूरिलन डिस्चार्ज की प्रोडक्शन होगी ये कैनालिकुलस के थ्रू मूव करके पंक्टा से बाहर निकलेगी, और जब ये पंक्टा से बाहर निकलेगी तो ये आईलिड के मार्जिन्स पे भी जाएगी और आई लैशेस पे भी जाएगी। और अब ये बात भी समझ आ जाएगी कि मीडियल कैंथस से करीब ही क्यों आई लैशेस और आईलिड के मार्जिन्स पे जा रही है, क्योंकि मीडियल कैंथस के करीब पंक्टा मौजूद है, वहीं से डिस्चार्ज निकल रहा है और वहीं की लिड मार्जिन और वहीं की लैशेस पे डिपॉजिट हो रहा है। अच्छा, कैंथस मैंने लास्ट वीडियो में बताया था क्या होता है, जहां अपर लिड और लोअर लिड के मार्जिन जुड़ते हैं उसे कहते हैं कैंथस। एक होता है मीडियल कैंथस, एक होता है लेटरल कैंथस। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि स्टिकी म्यूकॉइड और म्यूकोप्यूरिलन डिस्चार्ज दैट एक्यूमुलेट्स ऑन द आईलिड मार्जिन्स एंड लैशेस नियर द मीडियल कैंथस। व्हाई? As nasolacrimal duct is blocked, tears accumulate in the lacrimal sac and duct, creating an environment for bacterial growth. Bacterial growth leads to production of mucopurulin discharge. सेम चीज़ है जो मैंने अभी उर्दू में बताई थी, वो इंग्लिश में लिखी हुई है। और तीसरा जो सिम्टम है वो है रिगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव होगा। रिगर्जिटेशन टेस्ट किस तरह करते हैं, तो लैक्रिमल सैक के ऊपर जेंटली प्रेशर अप्लाई किया जाता है, और क्योंकि लैक्रिमल सैक भरा पड़ा है फ्लूइड और म्यूकोप्यूरिलन मटेरियल से, तो जब हम उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे लैक्रिमल सैक में तो पंक्टा के थ्रू वो फ्लूइड और म्यूकोप्यूरिलन मटेरियल बाहर आएगा। तो इसे कहते हैं रिगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव होगा। ये होगा इसके क्लिनिकल फीचर्स। नाउ कमिंग ऑन टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कंजेनाइटल nasolacrimal duct obstruction means if we do not treat nasolacrimal duct obstruction following conditions may get developed। तो कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन है वो है म्यूकोसील। म्यूकोसील से मुराद क्या है? म्यूकोसील से मुराद है लैक्रिमल सैक जो है ना उसकी डिस्टेंशन हो जाना वो विथ म्यूकॉइड मटेरियल। लैक्रिमल सैक बिकम्स डिस्टेंडेड विथ म्यूकॉइड मटेरियल, क्योंकि हमें पता है कि लैक्रिमल सैक जो है वो म्यूकॉइड मटेरियल से भरा पड़ा है, तो अगर इसकी म्यूकॉइड मटेरियल की वजह से डिस्टेंशन हो रही है उसे हम कहेंगे म्यूकोसील। ये पहली कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन है वो है कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस किस तरह हो रहा है? दो रीजंस की वजह से हो सकता है। या तो ऑब्वियसली वहाँ पे कंडक्टिव एनवायरनमेंट मिला हुआ है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, तो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या क्रोनिक इरिटेशन, क्योंकि टीयर ड्रेनेज ऑब्स्ट्रक्टेड है, टीयर्स वहीं पे मौजूद हैं, क्रोनिक इरिटेशन हो रही है कंजंक्टिवा की, तो क्रोनिक इरिटेशन की वजह से भी कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। उसके बाद तीसरी और चौथी कंडीशंस है डेक्रोसिस्टाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक। एक्यूट से मुराद है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, क्रोनिक से मुराद है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब डेक्रोसिस्टाइटिस का भी सेम रीजन है बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से, वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है, इन्फ्लेम हो सकता है। चौथा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है फिस्ट्यूला फॉर्मेशन। अब फिस्ट्यूला फॉर्मेशन किस तरह हो रही है? अनट्रीटेड कंजेनाइटल नेजोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो गया लैक्रिमल सैक का, क्योंकि ज़ाहिर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही थी। अब जब इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो गया तो वहाँ एब्सेस भी बन सकता है लैक्रिमल सैक के अंदर, ज़ाहिर पस की कलेक्शन की वजह से। अब अगर एब्सेस बन गया लैक्रिमल सैक में और पस की कलेक्शन इतनी ज़्यादा हो गई तो वो रप्चर कर सकता है स्किन को, और फिर एक ट्रैक बन जाएगा, फिस्ट्यूलस ट्रैक बन जाएगा स्किन और लैक्रिमल सैक के दरमियान। ये थी कॉम्प्लिकेशंस, म्यूकोसील, कंजंक्टिवाइटिस, डेक्रोसिस्टाइटिस और फिस्ट्यूला फॉर्मेशन। अब बात करेंगे इसके डीडीज की, कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं कंजेनाइटल नेजोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं, यानी कि ये तमाम कंडीशंस भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं इन सिम्टम्स की बिना पर। अच्छा, इसका एक निमोनिक जो है मैंने बनाया है, फिट सूट्स यू, तो आप भी इसको याद कर सकते हैं। एक बच्चा था जो कि पीसी में पढ़ता था, अब उसका एडमिशन केयू में हो गया है, तो द निमोनिक इज पीसी से केयू। अच्छा,
पी से क्या मुराद है? पंक्टल एट्रीजिया। पंक्टल एट्रीजिया क्या होता है? ये भी एक कंजेनाइटल एनॉमली है जहाँ पे पंक्टम ब्लॉक होते हैं या एब्सेंट होते हैं, तो हम ये भी सस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी वाटरी आइज मिलेगी, जाहिर है। फिर हम दूसरी कंडीशन जो है वो डीडीज में, दूसरा जो डीडी है वो है कंजंक्टिवाइटिस, एग्जाम्पल क्लेमाइडन, मतलब क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस का कॉज करता है कंजंक्टिवाइटिस, क्योंकि इसमें भी यही सिम्टम्स मिलेंगे तो हम इसे भी सस्पेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है कंजेनाइटल ग्लॉकोमा। इसको क्यों सस्पेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि सिमिलर सिम्टम दोनों में क्या है? वाटरी आइज, यानी कि कंजेनाइटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में और डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में और इसमें। फिर केयू से मुराद क्या है? केराटाइटिस एंड यूवेआइटिस। केराटाइटिस से मुराद है इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया और यूवेआइटिस में मुराद है इन्फ्लेमेशन ऑफ यूविया, जो कि मिडिल लेयर होती है आई की। फिर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ट्रीटमेंट में दो तरह के ट्रीटमेंट पढ़ने हैं हमें, कंजर्वेटिव और सर्जिकल। पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है, जो सबसे पहली चीज़ है वो है स्पॉन्टेनियस पेटेंसी, यानी कि हम इंतज़ार करेंगे कि वो खुद ब खुद जो है वो पेटेंट हो जाए, खुद ब खुद ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म हो जाए। ये 90% केसेस में हो जाता है विद इन 6 मंथ्स और 95% केसेस में हो जाता है विद इन 9 मंथ्स। इसी वजह से प्रोबिंग जो कि एक सर्जिकल प्रोसीजर है इस ऑब्स्ट्रक्शन को करेक्ट करने के लिए, वो डिले की जा सकती है अंटिल द एज ऑफ 6 to 9 मंथ्स, यानी हम इससे पहले प्रोबिंग नहीं करते, हम इंतज़ार करते हैं स्पॉन्टेनियस पेटेंसी का, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है वो है मसाज ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड, यानी कि हम डिजिटल प्रेशर अप्लाई करेंगे। अच्छा, डिजिटल प्रेशर से मुराद है आपकी डिजिट्स का प्रेशर, यानी कि आपकी उंगलियों से प्रेशर अप्लाई करेंगे हम ओवर द लैक्रिमल सैक। इस वजह से लैक्रिमल सैक की जो है अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा और वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रप्चर कर सकता है मेम्ब्रेनस ऑब्स्ट्रक्शन को। 10 strokes 4 times a day। एंटीबायोटिक्स, तीसरा जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स टॉपिकल भी हो सकती हैं, सिस्टेमिक भी हो सकती हैं। क्यों देते हैं हम? ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए। हमने अभी बात की कंडक्टिव इन्वायरमेंट बन रहा है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, उसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा। तो पेटेंसी जब तक हम वेट करें 6 से 9 मंथ्स, तब तक हम एंटीबायोटिक्स भी साथ देंगे ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो। उसके बाद आ जाते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट पे। सर्जिकल ट्रीटमेंट इज इंडिकेटेड आफ्टर 4 to 6 months व्हेन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल्स। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपके पास सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो है प्रोबिंग। प्रोबिंग में क्या होता है कि एक प्रोब पास किया जाता है थ्रू द पंक्टा कैनालिकुलस लैक्रिमल सैक इनटू द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, और फिर वहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने की कोशिश की जाती है, जो कि लोअर एंड ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट पे मौजूद है, ठीक है। अब प्रोबिंग जो है वो अंडर जनरल एनेस्थीसिया परफॉर्म की जाती है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो हमेशा एक्सेलेंट होते हैं। 90% चिल्ड्रन जो है वो फर्स्ट प्रोबिंग से ही क्योर हो जाते हैं और बाकी के 6% सेकेंड प्रोबिंग से क्योर हो जाते हैं। तो इतना बेहतर रिजल्ट है इसका। लेकिन अगर कहीं फेलियर हो रहा है तो उसकी वजह क्या है? ड्यू टू एबनॉर्मल एनाटमी। ये प्रोबिंग हो गया। फिर दूसरा है सिरिंजिंग। सिरिंजिंग क्या है? सिरिंजिंग या इरिगेशन भी कहते हैं हम इसको। इसमें जो है वो सिरिंज के थ्रू नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट किया जाता है पंक्टा से, और बुक में मेंशन है कि इट इज़ डन टू कंफर्म द ओपनिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम। जाहिर है आपने फ्लूइड जब अंदर इंजेक्ट किया नॉर्मल सलाइन तो वो नेजल कैविटी से बाहर आना चाहिए था अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कोई, लेकिन अगर वो नेजल कैविटी से बाहर नहीं आता इसका मतलब है कि ड्रेनेज सिस्टम की कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। अच्छा, ये दोनों प्रोसीजर्स जो हैं वो डायग्नोस्टिक भी हो सकते हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शंस, अगर प्रोबिंग फेल हो जाए तो फिर हम दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। वो क्या है? एक है इंट्यूबेशन विथ सेलेस्टिक ट्यूब और दूसरा है बैलून कैथेटर डायलेशन ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, ठीक है। और फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो बचता है वो है डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी, DCR
ये कब इंडिकेटेड है? ये तब इंडिकेटेड है जब सिम्टम्स ऑफ एपीफोरा परसिस्ट करें, मतलब आते रहें, जाए ना। एपीफोरा से मुराद है वाटरी आइज आफ्टर द फेलियर ऑफ अबव प्रोसीजर्स। मतलब हमने सारे ऑप्शंस ट्राई कर लिए लेकिन फिर भी एपीफोरा हो रहा है, वाटरी आइज हो रही हैं, तो फिर डीसीआई कर देंगे। और ये प्रेफरेबली 5 से 6 साल की उम्र के बाद किया जाता है। तो ये था आपके पास कंजेनाइटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, एक हेडिंग है बुक में, उसको भी पढ़ लेते हैं, एमनियोंटोसील। एमनियोंटोसील क्या होता है? एमनियोंटोसील का दूसरा नाम है कंजेनाइटल डेक्रोसील। अच्छा, ये ब्लूइश ग्रे सिस्टिक स्वेलिंग है ऑफ द लैक्रिमल सैक, यानी कि ये स्वेलिंग है लैक्रिमल सैक की, जो कि सिस्टिक इन कंसिस्टेंसी है और ब्लूइश ग्रे इन अपीयरेंस है, यानी कि इन कलर है। अब इसकी वजह क्या है? 2 वजह, ड्यू टू कलेक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड और कलेक्शन ऑफ म्यूकस विद इन द लैक्रिमल सैक। या तो एमनियोटिक फ्लूइड जमा हो गया या म्यूकस जमा हो गया, और हमें पता है म्यूकस क्यों जमा होता है, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजेनाइटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक एट द लोअर वेल्व ऑफ हेस्नर। अच्छा, ये लोअर वेल्व ऑफ हेस्नर जो एट द लेवल ऑफ वेल्व ऑफ हेस्नर। अच्छा, ये वेल्व ऑफ हेस्नर जो है ये एक फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन का एट द लोअर एंड ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? मसाज या टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं। अगर 1-2 हफ्ते में ठीक नहीं हुआ तो फिर प्रोबिंग कर दी जाती है। दैट्स ऑल अबाउट कंजेनाइटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। अब हमें पढ़नी है एक्वायर्ड नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। सो बिगिनिंग विथ एक्वायर्ड नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, सबसे पहले हमें पढ़ने हैं इसके कॉजेस। ठीक है, कंजेनाइटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की तो कॉज यही था, नॉन कैनालाइजेशन, लेकिन इसके जो है वो ज़्यादा कॉजेस हैं, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कॉज है वो है इन्वॉल्यूशन स्टेनोसिस। इन्वॉल्यूशन स्टेनोसिस एक आइडियोपैथिक कॉज है। इससे मुराद क्या है? नैरोइंग और ब्लॉकेज हो रही है डक्ट की विद एज विदाउट एनी नोन रीज़न, यानी हमें नहीं पता क्यों हो रही है लेकिन विद एज हो रही है। ठीक है, ये ही मोस्ट कॉमन कॉज है और फीमेल्स ज़्यादा इफेक्ट होती हैं देन मेल्स। दूसरा जो कॉज है वो है इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, या जैसे कि इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे सार्कोइडोसिस है, वेगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस है। अच्छा, ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती हैं, लेकिन अगर ये इन्वॉल्व कर रही हैं नेज़ोलैक्रिमल डक्ट को और वहाँ पर ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो जा रही है, फिर उसके नतीजे में स्कारिंग हो रही है और स्कारिंग के नतीजे में वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई इन्फ्लेमेटरी डिजीज दूसरा कॉज। तीसरा कॉज है इन्फिल्ट्रेशन बाय नेजोफेरेंजियल ट्यूमर्स। ठीक है, जहाँ नेजोफेरेंजियल ट्यूमर्स मौजूद हैं तो वो इन्वेड भी कर सकते हैं या तो वो कंप्रेस कर सकते हैं नेज़ोलैक्रिमल डक्ट को, इस तरह भी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक हो सकती है। चौथा कॉज है कोई भी ट्रॉमा हो, जैसे नेजल और ऑर्बिटल फ्रैक्चर्स इंक्लूडिंग नेजल एंड साइनस सर्जरीज। या पांचवा कॉज है डेक्रोलिथ और कास्ट फॉर्मेशन। ये मोर और लेस सेम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इनकी डिस्क्रिप्शन अगर दूं तो डेक्रोलिथ से मुराद है स्टोन फॉर्मेशन हो रही है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट या लैक्रिमल सैक के अंदर। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्टोन फॉर्मेशन हो रही है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। और कास्ट फॉर्मेशन क्या है? एक्यूमुलेशन हो रही है डेब्रिस की और फिर डेब्रिस की सॉलिडिफिकेशन हो जा रही है, तो इस तरह भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। डेब्रिस है क्या? म्यूकस, पस, डिस्क्वामेटेड सेल्स वगैरह वगैरह विद इन द लैक्रिमल सैक। ये इसकी हो गई कॉजेस 5। उसके बाद है क्लिनिकल फीचर्स एक्वायर्ड नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के। मोर और लेस क्लिनिकल फीचर्स भी सिमिलर हैं। एक्सेसिव टेयरिंग, हमने वहाँ वाटरी आइज पढ़ा था, या एक्सेसिव टेयरिंग एक ही बात है। म्यूकॉइड और म्यूकोप्यूरल डिस्चार्ज, ऐसा क्यों हो रहा है हमने पिछली बारी में कंजेनाइटल में डिस्क्राइब किया हुआ है। और रिकरेंट अटैक्स ऑफ डेक्रोसिस्टाइटिस एंड कंजंक्टिवाइटिस, ऑब्वियसली बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है लैक्रिमल सैक का तो डेक्रोसिस्टाइटिस और कंजंक्टिवा का तो कंजंक्टिवाइटिस। ये क्लिनिकल फीचर्स हो गए एक्वायर्ड नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के। फिर बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसका ट्रीटमेंट है डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी। ठीक है, जो कंजेनाइटल में लास्ट ऑप्शन था हमारे पास, इसमें डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी इसका 90 to 95% सक्सेसफुल होता है। इसमें करते क्या है? पिछली बार मैंने डिस्क्राइब नहीं किया था, इसमें अभी डिस्क्राइब कर देती हूँ कि इसमें हम करते क्या हैं। इसमें हम एक पैसेज, एक रास्ता बनाते हैं खुद से बिटवीन द लैक्रिमल सैक
एंड नेजल कैविटी, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से लैक्रिमल सैक और नेजल कैविटी के दरमियान नेजोलैक्रिमल डक्ट का रास्ता बना हुआ है, लेकिन हमारे पास क्योंकि वो ब्लॉक हो गई है तो अब हम खुद एक पैसेज बनाते हैं इन दोनों के दरमियान थ्रू द बोनी ऑस्टियम के थ्रू उसके दरमियान से हम पैसेज बनाते हैं। अब वो फिर नेजोलैक्रिमल डक्ट का काम करेगा पैसेज, यानी कि ड्रेन करेगा टेयर्स को फ्रॉम द कैनालिकुलर टू द लेटरल वॉल ऑफ नोज। ठीक है, अब इसकी दो टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी। पहला है एक्सटर्नल डीसीआर, दूसरा है एंडोलेजर या ट्रांसनेजल लेजर डीसीआर। ठीक है, एक्सटर्नल डीसीआर में क्या होता है, ये परफॉर्म होता है थ्रू द स्किन अप्रोच, यानी कि हम जो पैसेज बनाते हैं वो स्किन अप्रोच के थ्रू बनाते हैं, और इसे प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, 90% से ज़्यादा सक्सेस रेट है। लेकिन एंडोलेजर या ट्रांसनेजल लेजर सर्जरी में क्या होता है, ये नेजल अप्रोच से परफॉर्म किया जाता है, ना कि स्किन अप्रोच से। और इसमें क्या होता है, इसमें ओपनिंग बनाई जाती है लेटरल वॉल ऑफ नोज से लेज़र के थ्रू द नेजल कैविटी, और कोई इंसिजन नहीं लेते हैं, विदाउट गिविंग एन इंसिजन। इसका सक्सेस रेट जो है स्किन अप्रोच से यानी कि एक्सटर्नल डीसीआर से कम है, लेकिन इसमें फ़ायदा एक ही है कि इसमें कोई स्किन पे स्कार नहीं आता, क्योंकि हम स्किन को कुछ कर ही नहीं रहे, हम नेजल कैविटी के थ्रू लेज़र के थ्रू ओपनिंग बना रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। अब इंशाल्लाह पार्ट 3 में आपसे मुलाकात होगी, जहां हम डेक्रोसिस्टाइटिस से स्टार्ट करेंगे।